पूरे देश व दुनिया में पहुंचाने के लिए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा किया गया। और अभी नरेंद्र भाई मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार कर सकते हैं, ऐसा हमारा आयुर्वेद और इसको वैज्ञानिकता के साथ, तार्किकता के साथ, उसको आधुनिक मापदंडों पर स्थापित करके पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का विराट कार्य पतंजलि योगपीठ पहले भी कर चुका है और आगे भी भविष्य में पतंजलि योगपीठ की विराट योजनाएं हैं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में माननीय प्रधानमंत्री महोदय लैब का भ्रमण करते हुए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में एक बड़ी योजना बनाई गई है कि हम एक एक औषधि के ऊपर हम ट्रायल कर सकें, हम कार्य कर सकें। लगभग देश के प्रतिष्ठित 200 वैज्ञानिकों को यहां पर समायोजित किया गया है जो सेल लाइन ट्रायल करेंगे, जो एक एक औषधि के एक एक कोशिका के ऊपर ट्रायल करेंगे। उस औषधि की कितनी मात्रा, किस रूप में एनिमल ट्रायल यहां पर किए जाएंगे। ये सारी एक बड़ी योजना सबसे पहले पतंजलि योगपीठ के माध्यम से योग की क्रांति की गई, उसके उपरांत आयुर्वेद की क्रांति की गई, उसके उपरांत व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन पतंजलि योगपीठ के माध्यम से चला, सत्ता परिवर्तन हुआ और अभी वर्तमान में स्वदेशी की, योग की और आयुर्वेद की बड़ी क्रांति चल रही है। और भविष्य की योजनाओं में भारतीय बोर्ड के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति करने की योजना पतंजलि योगपीठ की है। पतंजलि योगपीठ एक ऐसा संस्थान जिसका लक्ष्य है देश के 6,38,365 गांवों में रहने वाले एक एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, समृद्ध बनाना, संस्कारवान बनाना, उसको योगी बनाना, निरोगी बनाना, उपयोगी बनाना। और अभी ये उत्तराखंड के हरिद्वार में एक छोटे से संदेश पर, छोटी सी सूचना पर लाखों की संख्या में व्यक्ति इस ऑडिटोरियम के अंदर, जो पूरे देश और एशिया का, पूरे देश का सबसे बड़ा योग ऑडिटोरियम है, उसके अंदर और उसके बाहर लाखों की संख्या में राष्ट्र के ऐसे संकल्पवान कार्यकर्ता, ऐसे नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी को, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का हरिद्वार की धरती पर जो आगमन हुआ है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्थित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंचे। और हमारे जो कार्यकर्ता भाई खड़े हैं वो बैठ जाएं आराम से, उनसे निवेदन है बैठ जाइए, आराम से अपना स्थान ग्रहण कर लें। 3 से 5 मिनट में सभी अतिथिगण हमारे बीच में होंगे। और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि अनुसंधान संस्थान की विराट भव्य इमारत, जिसमें लैब से लेकर सारी जो आधुनिक एक लैब के अंदर जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सब मॉडर्न मेडिकल साइंस के सारे पैरामीटर्स पर यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। ओम, जितने भी भाई खड़े हैं वो कृपया सारे बैठ जाएंगे। पीछे जितने भी भाई खड़े हैं कृपया बैठ जाएं प्लीज।
सजल गाएंगे, ठीक है? नहीं आ रही है? हाँ, आवाज सबकी प्रॉपर रखो माइक की। उस समय नहीं आई ना? फिर आयुष जोशी, आयुष जोशी रहो। जयदीप भैया जी, जयदीप भैया जी, जी अपने एक बच्चे से तब तक गीत गवा दूं? कोई भी गीत, अपने एक बच्चे से कोई एक गीत, पर वो 2-3 मिनट का हो। ये बोल रहे मैं गाना चाहता हूँ। 2-3 मिनट का कोई गीत आपने रखना हो बहन जी। आयुष, उत्तराखंड के हमारे माननीय, हरिद्वार के गौरव हमारे माननीय मदन लाल जी कौशिक, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद आदरणीय निशंक जी हमारे मध्य में पहुंचे हैं, और अन्य वरिष्ठ भाजपा और संघ के कार्यकर्ता, साथी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाई रे एक संत निराला, गजब हरियाणे वाला। आपने मांगा था ना समय, आपने समय मांगा था ना, आपने समय मांगा था कि कुछ बच्चों से गीत करवाना है। भाई रे एक संत निराला, गजब हरियाणे वाला, अवतार स्वामी दयानंद का। भाई रे एक संत निराला, गजब हरियाणे वाला, अवतार स्वामी दयानंद का। स्वामी रामदेव जी है नाम योगी का, शहर अलीपुर है गांव योगी का। स्वामी रामदेव जी है नाम योगी का, शहर अलीपुर है गांव योगी का। योग आसन सिखलाना है काम योगी का, योग आसन सिखलाना है काम योगी का। वेदों का है सारा प्रोग्राम योगी का। भाई रे एक संत निराला, गजब हरियाणे वाला, अवतार स्वामी दयानंद का। संत निराला, गजब हरियाणे वाला, अवतार स्वामी दयानंद का। ओम माननीय प्रधानमंत्री महोदय पतंजलि आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान से प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ मिनट में ही यहाँ पर मंचासीन हो जाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का यह स्वदेशी अभियान, जिससे उपज रहे पतंजलि हर्बल फूड पार्क के संदेश से गरीब का हाथ और पेट दोनों तृप्त हो रहे हैं। देश के किसान को न्याय मिल रहा है, उसे अपने उत्पादन का समुचित लाभ मिल रहा है, मूल्य मिल रहा है, और लोगों को शुद्ध आहार मिल रहा है। पतंजलि योगपीठ का यह जो अभियान है, इसमें जुड़कर योगाभ्यास से जोड़कर राष्ट्र उत्थान के इस अभियान हेतु हजारों कार्यकर्ता भाई-बंधु तैयार हो रहे हैं। आज हमारे बहुत से शिवरार्थी भाई मध्य भारत से, पश्चिम भारत से और दक्षिण भारत से यहाँ हैं।
गुजरात से भी बहुत से कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ प्रशिक्षण हेतु यहाँ पहुँचे हुए हैं और यह काफिला निरंतर अनवरत चलता रहता है। हजारों भाइयों का प्रति माह यहाँ प्रशिक्षण होता है और आज 1 लाख से ज़्यादा योग कक्षाएं पूरे भारत में हमारी चल रही हैं। लक्ष्य है एक संस्कारवान, स्वस्थ, समर्थ, शक्तिशाली व स्वदेशी भारत का निर्माण करने का। डॉक्टर एक दिन के अंदर के पेड़ जरूर लगे होते थे और ये तो वो आम जड़ी बूटियां कह सकते हैं जिनके जरिए बहुत सारे छोटी मोटी बीमारियां हल की जा सकती हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सभा स्थल पर, जहां पर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। और हर बार की तरह राजेश, उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी प्रधानमंत्री कोई नुस्खा जरूर देंगे आम जनता को कि वो आयुर्वेद से और जड़ी बूटियों से जुड़े। बिल्कुल ममता, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री चूंकि लोकाचार वाले व्यक्ति हैं, व्यवहार कुशलता जो है वो उनकी एक मजबूत पृष्ठभूमि रही है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जरूर उन चीजों का जिक्र जरूर करेंगे जो मानव मन को छुए। और वो अमूमन जो समाज का निचला हिस्सा है, जो समाज का कमजोर तबका है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जो मानव जीवन में जो घटनाएं लगातार घटती हैं उसको छूकर उदाहरण पेश करना और उस पर बातचीत करना प्रधानमंत्री का एक मजबूत पक्ष रहा है। लिहाजा यहाँ पर जरूर वो दादा दादी और नानी के जो नुस्खे हैं, जो दादा दादी की कहानियां हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो चीजें पीछे छूटती जा रही हैं उन चीजों को अगर पुनर्जीवित किया जाए आयुर्वेद के जरिए, योग के जरिए, तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार स्वयं भी योग करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं और नेचुरल जो चीजें हैं। आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ही 2014 में भारत सरकार में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री तो पहले से था, आयुष मंत्रालय का गठन किया गया जो आयुर्वेद समेत तमाम जो देशज जो इलाज है, जो देसी पद्धति है, उसके जरिए कैसे मानव जीवन को ठीक किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और उसमें एक बड़ा पहल जो है वो सरकार की ओर से है, लोगों में जागरूकता जो है वो फैलाने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर लगातार संजीदगी दिखाते रहे हैं। बहरहाल वो सभा स्थल तक पहुंच चुके हैं जहां पर लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। और जो योग हॉल है पतंजलि का, विशाल हॉल है जिसकी 50,000
कैपेसिटी कही जा रही है कि 50,000 लोग इस जी। और हॉल में राजेश, हम देख सकते बैठकर हैं उनको कि सुनेंगे। प्रधानमंत्री के सभागार में घुसते साथ ही वहां पर सभी लोग उनके अभिवादन में खड़े हो गए हैं और इनमें से बहुत सारे हमें युवा नजर आ रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा सकती है कि आयुर्वेद में पहले भी डिग्रियां लेते रहे हैं युवा, लेकिन ऐसे संस्थान बनने के बाद युवाओं का रुझान भी इस विज्ञान की ओर बढ़ेगा। निश्चित रूप से। और जिस तरीके से BAMS की पढ़ाई होती है आयुर्वेदिक में, MBBS के बाद BAMS, DHMS जो होम्योपैथ की पढ़ाई होती है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री लगातार आह्वान करते रहे हैं ममता, कि लोगों को आयुर्वेद की पढ़ाई करनी चाहिए, होम्योपैथ की पढ़ाई करनी चाहिए। इलाज भले ही जो है वो थोड़ा धीमा हो, लेकिन होम्योपैथ का जो इलाज है वो भी बहुत प्रभावी है मानव जीवन के लिए। आयुर्वेद का इलाज जो है वो भी बहुत प्रभावी है। तो नौजवान अगर आज की जो पीढ़ी है, अगर वो योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, तो कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमारी सभ्यता संस्कृति जो है उसको अपनाने में मिल सकता है। लिहाजा युवाओं पर इम्पैक्ट देखा जा रहा है। जो कम उम्र की जो नवयुवतियां हैं जो और नवयुवक हैं, वो बड़ी तादाद में इस समारोह में उपस्थित हैं। सुबह 6 बजे से ही उनका आना जो है वहां पर शुरू हो गया था और अपने अपने स्थान वो सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में लगे हुए थे। तो नौजवानों के ऊपर अगर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट अगर कहा है। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि इस सभागार में भारी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का और उनके संबोधन का। ये आपको बता दें कि हरिद्वार में पतंजलि का आयुर्वेद शोध संस्थान, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने किया, और ये शोध संस्थान है जहां आयुर्वेद के तथ्यों को या जड़ी बूटियों में छिपे आयुर्वेद के इलाज, उन पर टेस्ट किया जाएगा और टेस्टिंग के बाद उन्हें बाहर लाया जाएगा। और टेस्टेड दवाइयाँ उसके बाद हमें बाजार में उम्मीद है कि जल्द ही मिल सकती हैं। ऐसे में आयुर्वेद जो कि बहुत ही प्राचीन चिकित्सीय पद्धति है, उसको लेकर ये भी उम्मीद की जा रही है कि असाध्य इलाज, कैंसर जैसे असाध्य इलाज, एड्स जैसे असाध्य इलाज, ऐसे इलाज के लिए भी बहुत बार ये दावे तो किए जाते हैं कि इनके इलाज इन सभी वैकल्पिक पद्धतियों में मौजूद हैं, साबित भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब लैब में टेस्टिंग के बाद जो औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो दवाइयां सामने आएंगी, उन पर विश्वास भी लोगों को होगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री भी हैं और बाबा रामदेव भी यहां पे मौजूद हैं और लोग जयकारे लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का। तो ये सभागार में जो उल्लास नजर आ रहा है और जो जयकारे लग रहे हैं, इनसे ये भी उम्मीद की जा रही है कि आयुर्वेद को लेकर लोग संजीदगी से इसके बारे में आगे सोचेंगे और ये अनुसंधान संस्थान आयुर्वेद को गति देने में जरूर सफल साबित होगा। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एवं वैदिक संस्कृति के महातीर्थ इस पावन पतंजलि योग पीठ में राष्ट्र गौरव परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अभिनंदन के लिए मैं आप सब की ओर से, संपूर्ण संगठन एवं संस्थान की ओर से श्रद्धेय वंदनीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज को, श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो आपकी जोरदार करतुध्वनि के मध्य में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम सब की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं। पतंजलि योग पीठ में जो ये वैदिक ऋषि परंपरा चल रही है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री, श्रद्धेय गुरु जी, जहां यह गुरु शिष्य परंपरा से आचार्य कोटि के योगी सन्यासी तैयार कर रहे हैं, उन्हीं आचार्यों में से आज्ञा बहन आचार्य डॉक्टर सुमन जी, वह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी पुष्पगुच्छ से। मुख्य केंद्रीय प्रभारी महिला पतंजलि योग समिति आपकी करतल ध्वनि के मध्य में आचार्य बहन सविता जी, आचार्य भाई स्मिथ जी, आचार्य फूलचंद जी, वैदिक कन्या गुरुकुलम की ओर से और आचार्य कुलम की ओर से और संपूर्ण संगठन की ओर से, संस्थान की ओर से आदरणीय भाई ललित मोहन जी, सभी ट्रस्टों की ओर से भाई राकेश जी, संपूर्ण संगठन की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, जिनका ऋषियों जैसा चिंतन एवं विनम्र व्यक्तित्व है, ऐसे माननीय श्री के पॉल जी हमारे मध्य में हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा वह उन्हें पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके पूरे पतंजलि परिवार की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे।
मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड देवभूमि के यशस्वी एवं पराक्रमी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी का वह जो अत्यंत विनयशील और निष्कलंक चरित्र के धनी हैं, उनका पुष्पगुच्छ के माध्यम से, शाल के माध्यम से और स्मृति चिन्ह के माध्यम से अभिनंदन करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में श्रद्धेय आचार्य श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। और यह आपकी तालियां इस ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी होते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लें आपसे। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं समर्थ गुरु एवं ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि श्रद्धेय गुरु जी का संपूर्ण योगपीठ परिवार की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज नमन करते हुए अभिनंदन कर रहे हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह आज जो एक बहुत गरिमा का क्षण है, उस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो प्रशस्ति पत्र का वाचन होना है, उसके प्रति अपनी बात रखेंगे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। युगों युगों से भारत में महान आत्माओं को हम सम्मानित करते रहे हैं उनके गौरवपूर्ण चरित्र के लिए। आज पतंजलि योगपीठ परिवार और पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े लाखों करोड़ों साधकों की ओर से और इस संपूर्ण महान भारत राष्ट्र के महान प्रधानमंत्री जी का मैं भावपूर्ण हृदय से बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता। हमने कभी अपने महापुरुषों को ब्रह्म ऋषि कह करके, कभी किसी को राजर्षि कह करके सम्मानित किया, उनको गौरव प्रदान किया, अपने हृदय के भाव व्यक्त किए। आज संपूर्ण राष्ट्र जिनसे गौरवान्वित है और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, ऐसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र नायक, जिनमें विश्व नायक का चरित्र है, जो भगवान के वरदान के रूप में इस महान राष्ट्र को एक ऋषि के रूप में मिले हैं। इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत के अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। और राष्ट्र ऋषि के रूप में जो संस्कृत की स्तुतियां, श्लोक गायन है, उसके लिए हमारी ब्रह्मवादिनी बेटियों और ऋषि कुमार और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और आचार्य गणों को आमंत्रित करता हूं और साथ में उसके हिंदी अनुवाद के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री जी यहां से प्रस्तुति दें। विश्व योग दिवसो
जिनके अतुलनीय प्रयास से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, इससे भारत को प्राचीन गौरवपूर्ण जगतगुरु पद का सम्मान मिला। स्वयं योगनिष्ठ मोदी जी राष्ट्रोद्धार के लिए सदा समर्पित भाव से कर्तव्य पारायण रहते हुए महान कर्मयोगी हैं। ऐसे अनुकरणीय चरित्र वाले विकास पुरुष माननीय मोदी जी का हम राष्ट्र ऋषि के रूप में प्रसन्नता पूर्वक अभिनंदन करते हैं। सीमाहीन सुरक्षिता रिपुगणे भीतिं परां तन्वता आसन्धीन विमर्द्य शत्रुशिबिरं शौर्यं समुद्दीपितं प्रागल्भेन विदेशनीतिकलनात् संवर्धितं गौरवम् वन्द्यो राष्ट्रऋषिः प्रवीरपुरुषः श्रीमोदीवर्यो हृदा वन्द्यो राष्ट्रऋषिः प्रवीरपुरुषः श्रीमोदीवर्यो हृदा। जिन्होंने देश के शत्रुओं में भय का संचार कर राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित किया है। आस्कंद सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा आतंकवादी शत्रु शिविरों को नष्ट कर भारतीय शौर्य को समुद्दीप्त किया है। जिनकी प्रगल्भतापूर्ण विदेश नीति से विश्व में भारत का गौरव विशेष रूप से बढ़ा है। देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हम राष्ट्र ऋषि के रूप में देखते हुए हृदय से उनका वंदन करते हैं। वत्सं चैव समर्थ भारतमिदं भूयात् जगद्योज्ज्वलम् इत्थं राष्ट्रहिते तपोधन ऋषि तुल्यं व्रतं धारयन् योऽसौ राष्ट्रऋषीति सार्थकपदः देशे सदा स्मर्यताम् दीर्घायुष्य यशस्श्रिया विजयताम् राष्ट्रोदयं साधयन् राष्ट्रोदयं साधयन् राष्ट्रोदयं साधयन्। स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत इत्यादि अभियानों से भारत को सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के लिए तपोधन ऋषियों के समान व्रत धारण कर माननीय श्री मोदी जी अहर्निश प्रयत्नशील हैं। आपके लिए राष्ट्र ऋषि विशेषण सर्वथा सार्थक है। राष्ट्र भक्तों के आदर्श माननीय श्री मोदी जी राष्ट्र ऋषि के रूप में सदा स्मरण किए जाते रहेंगे। हमारी शुभकामना है कि दीर्घायुष्य, आरोग्य एवं यशस्विता के साथ राष्ट्र का अभ्युदय सिद्ध करते हुए आप सदा विजयी रहें। राष्ट्र ऋषि मोदी जी की जय। भारत माता की। संपूर्ण पतंजलि परिवार की ओर से, भारत की आध्यात्मिक सत्ता की ओर से, राज सत्ता के शिखर पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम ऋषि परंपरा का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करते हैं।
से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह भारतवर्ष और यह संपूर्ण विश्व राष्ट्र ऋषि के रूप में भी संबोधित करेगा एवं स्मरण रखेगा। यह हम सब के लिए गौरवपूर्ण है कि हम इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन रहे हैं। योग अध्यात्म और ऋषि परंपरा के मूर्त रूप, समर्थ गुरु सत्ता एवं ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि तथा करोड़ों करोड़ों सात्विक आत्माओं के आशा, विश्वास और आदर्श परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अब हम सबको अपने पावन आशीषों से अभिषिक्त करने हेतु मैं आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि और अभिनंदन के बीच श्रद्धा एवं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राष्ट्र की गौरव, जिनमें 125 करोड़ भारतीय अपना स्वरूप देखते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति और शिखर पर पहुंचा व्यक्ति, चाहे वो गांव का व्यक्ति है, चाहे वो शहर का व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का कोई अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का फकीर है, सब मोदी जी में अपना स्वरूप देखते हैं, अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिरूप देखते हैं। उनमें भारत का गौरवशाली अतीत, वर्तमान सामर्थ्य भरा और स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोते हैं। ऐसे हम सबके आत्मीय स्वजन और राष्ट्र नायक ही नहीं, जिनमें विश्व नेतृत्व का सामर्थ्य है, ऐसे मोदी जी को मैं पुनः एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मुख्यमंत्री जी का, रावत जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, त्रिवेंद्र सिंह जी का। और हमारे जिनका ऋषि तुल्य ज्ञान है, प्रतिभा है, आभा मंडल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय गवर्नर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति को भी नमन करता हुआ, आज 3 बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। लगभग 15-16 साल की उम्र में हम घर से निकले थे, श्रद्धेय गुरुदेव के पास गुरुकुल खानपुर में आए। गांव की धूल भरी गलियों से अभावों, संघर्षों, संकटों, चुनौतियों के बीच में आगे बढ़े। गुरुओं का अनुग्रह रहा, भगवान की कृपापूर्ण आशीष, हम आगे बढ़े। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान को लेकर के भगवान ने हम अकिंचन फकीरों को योग को जन आंदोलन बनाने के लिए निमित्त बनाया और फिर पूरे देश में लाखों किलोमीटर की यात्रा की। और वो भी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रूप में थे मोदी साहब, द्वारका से यात्रा शुरू हुई। काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरा देश आंदोलित हुआ। और मैं बहुत संतोष अनुभव करता हूं कि देश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और व्यवस्था परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। ऐसा सशक्त, दिव्य, भव्य एक आदर्श नेतृत्व राष्ट्र को मिला।
मैं एक आंतरिक बात भी यहां पर शेयर करना चाहता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने आत्मीय भाव से दूरभाष किया। मैं एक एक दिन में 10-10 सभाएं करता था, लाखों लोगों के बीच दिन रात घूमता था। तो मोदी जी का पहला शब्द था, स्वामी जी आपने अपने आप को कैसे विड्रॉ किया, आप तो इतने आगे बढ़ चुके थे सामाजिक कार्यों में। मैंने कहा मोदी साहब, आप जैसा महान नेतृत्व अब इस देश को मिल गया है तो हम निश्चिंत हैं कि अब भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अब हमें राजधर्म और राष्ट्र धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं अपने मूल धर्म योग और अध्यात्म धर्म में लौट आया और मैं समर्थ गुरु सत्ता के सम्मुख, और हमारे बड़े भाई भी हैं और इस राष्ट्र और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व मोदी साहब, इस महान सत्ता के सामने अपने हृदय की एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आखिर मेरी क्या भूमिका होगी इस देश के लिए। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य इस कोई धरती पर है तो एक दिव्य मानव का निर्माण करना है। और दिव्य मानव के निर्माण की दो ही सीढ़ियां, एक योग और अध्यात्म, जिससे व्यक्ति नर से नारायण, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म बनता है, और दूसरा शिक्षा और संस्कार। और अभी पिछले दिन मोदी साहब ने कहा, स्वामी जी इस योग को और बड़े रूप में जन आंदोलन का स्वरूप दो। तो आज आदरणीय मोदी जी के समक्ष मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बार हम 21 जून को लगभग 5 लाख लोगों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अहमदाबाद में करने वाले हैं। तो में रोम रोम में हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में योग समाया हुआ, हम योगी ऋषियों की संतान है। अभी 1 लाख से ज्यादा पूरे देश भर में योग की कक्षाएं हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके संकल्प से अनुप्राणित होकर के एक बात यहां से कहना चाहता हूं। 2, 3, 4, 5 साल हम लगे रहेंगे। 6,38,365 गांव में और पूरे हिंदुस्तान में हम 11 लाख निःशुल्क योग की कक्षाएं संचालित हो, इसके लिए रात दिन पुरुषार्थ करेंगे। और शिक्षा संस्कार युक्त हो, उसके लिए एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम खुले और भारत में विश्व का एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी पतंजलि अपना सर्वस्व समर्पित करेगा। दूसरा कार्य मैंने सोचा, जीवन की सार्थकता किसमें है। वेदों को पढ़ा, आप तो पुरुषों से सुना और स्वयं अनुभव किया कि सेवा ही जीवन का सार है। जो सपना देखा था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो संकल्प था श्री अरविंद का अति मानस चेतना युक्त, उच्च चेतना युक्त मानव के निर्माण का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का, हम अंतिम श्वास तक अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए इस भारत माता की सेवा करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। और देश में 2 तरह की दरिद्रता है, एक वैचारिक आध्यात्मिक दरिद्रता और दूसरी आर्थिक दरिद्रता। संपन्न भारत तभी बनेगा जब वैचारिक दरिद्रता और आर्थिक दरिद्रता दूर होगी। पतंजलि के प्रयासों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक हमने रोजगार दिया। वैसे बाबा ज्यादातर खुद बेरोजगार होते हैं, लेकिन गुरुओं ने हमें सामर्थ्य दिया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी पतंजलि से सीधे प्रत्यक्ष रोजगार पा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा। आगे 5 वर्षों में हमारा संकल्प है कि 5 लाख लोगों को पतंजलि से रोजगार मिले और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम सीधे इससे जोड़ पाए, क्योंकि हम भी स्वयं एक कृषक पुत्र और हम इस देश की प्रगति में। मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से
आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ की भी होगी। जो भी आप कर रहे हैं, स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, मेक इन इंडिया हो, कुशल भारत हो, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, दिव्य भव्य भारत बनाने में जो रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्म योगी का। और तीसरी बात कह करके मैं अपने आत्मनिवेदन को यहां से पूरा करूंगा, क्योंकि आज हजारों की संख्या में आप भीतर और बाहर भी 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई हैं, जो भीतर समा सके वो भीतर, बाकी बाहर खड़े हैं। आज पतंजलि योगपीठ में उपस्थित इन हजारों योग साधकों के साथ राष्ट्र के भी करोड़ों लोग श्रद्धेय मोदी जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं अपनी एक बात कह करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आज 3 बड़े ऐतिहासिक गौरव आपने देखे। यूएनओ में 170 से ज्यादा देशों के समर्थन से आदरणीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित करा करके भारत को विश्व गुरु का दर्जा तो पहले ही दिलवा दिया। उसके लिए पुनः हम भावपूर्ण हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। लेकिन अभी WHO आयुर्वेद की दवाओं को दवा का दर्जा नहीं देता। वो कहता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के प्रोसेस से जब तक आयुर्वेद की दवा नहीं गुजरेंगे हम उनको दवा का दर्जा नहीं देंगे। इसलिए हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल की जो पूरी जर्नी है, ड्रग डिस्कवरी की, ड्रग सेंट्राइजेशन की, उसके ऊपर काम करने के लिए आज देश के महान प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि ने जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, ये हिंदुस्तान की पहली आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक बहुत बड़ी अनुष्ठान की यात्रा है। दूसरा अभी हमने इस देश के महान सपूत को राष्ट्र ऋषि का गौरव सम्मान देते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस किया। उसके लिए भी आप सब साक्षी बने हैं। पुनः मोदी जी को हम एक राष्ट्र ऋषि के रूप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको सम्मानित करके। और तीसरी बात, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने एक वर्ल्ड हब इंसाइक्लोपीडिया की रचना की है, करीब 70,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के साथ। उसका हमारे परम आदरणीय मोदी साहब अभी विमोचन करने वाले हैं। आज आप सबको इस अवसरों की बधाई देता हुआ बहुत से लोगों की निगाहें पतंजलि पर टिकी हैं। बाबा कब गिरेगा, बाबा कब मरेगा। कुछ लोगों ने तो मार ही दिया मुझे। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वायरल किया मैसेज कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और बाबा स्वर्गवासी हो गए हैं, मैं धरतीवासी ही हूं अभी। बहुत लोग सोचते हैं बाबा अब गिरेगा, बाबा तब गिरेगा, लेकिन गुरुओं की दुआएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, और हमारे मोदी जी जैसा महान नेतृत्व जब तक उनका आशीर्वाद इस देश के ऊपर है, तब तक न बाबा गिरेगा न देश गिरेगा। और मैं इतनी सी बात कहता हूं, मैं तो रोज सुबह उठ करके माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या के संकल्प के साथ अपनी दिन की शुरुआत करता हूं कि मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंशज हूं, ऋषि सत्ता का मैं प्रतिनिधि हूं, उनका वारिस हूं, मैं भारत माता का बेटा हूं। अंतिम श्वास तक कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी भारत माता को नीचा देखना पड़े, अपनी ऋषि परंपरा कलंकित हो। मैं ये विश्वास दिलाता हुआ पुनः आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी का और अभ्यागत हमारे गवर्नर साहब का, मुख्यमंत्री जी का, पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज। आदि शंकराचार्य जी की, महर्षि दयानंद की तपोभूमि, बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की ये पावनी
देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वह अपना उद्बोधन देकर हमारा मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, मंच पर विराजमान महामहिम हमारे राज्यपाल श्री के पॉल जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, श्री गुरु जी आचार्य बालकृष्ण जी और इस मंडप में उपस्थित सभी योग और आयुर्वेद प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से सबसे पहले श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, बहुत बोलने का मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक दो बातें जरूर कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश का सौभाग्य है कि आज देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके जीवन का एक एक क्षण, एक एक शरीर का एक एक कण देश के लिए समर्पित है। उनके लिए देश है और देश के सिवा अगर कुछ है तो परमात्मा की सेवा है। देश सेवा वो परमात्मा की सेवा के रूप में देखते हैं। ऐसे बच्चों से लेकर वृद्ध तक मैं जहाँ जाता हूँ, अभी जहाँ पर हेलीपैड पर उतरे तो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे मोदी 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 मोदी। बुजुर्ग जहाँ जाइए, मुझे सौभाग्य मिला उत्तर प्रदेश झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा करने का, और मैंने ऐसे बुजुर्ग देखे जो कहते थे कल तो हम नहीं आ पाएंगे भीड़ में, लेकिन हम आज इस मैदान में आना चाहते हैं जहां पर कल हमारे देश के नेता की सभा होने वाली है। मैंने विपक्ष के लोग भी देखे, जब हम सभा मंडपों की तैयारी करते थे विपक्ष के लोग भी आते थे, कहते कल तो नहीं आ पाएंगे, पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन आज इस मैदान में आकर हम अपने आप को धन्य करना चाहते हैं। ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ कहते हैं कि पारस अगर लोहे पर स्पर्श हो जाए तो वो भी हीरा हो जाता है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी जिस विषय पर उन्होंने हाथ रख दिया, एक बार जबान से निकल गया तो दुनिया के लिए वो आकर्षण का केंद्र बन गया। ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी जिस तरह से इस देश की जड़ों को सींचने का काम कर रहे हैं, देश की जो धरोहर है उसको संजोने का काम कर रहे हैं, उसको उभारने का काम किया उन्होंने, वहीं साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में स्वदेशी के योगदान और स्वदेशी को लेकर जो स्वाभिमान का भाव बाबा रामदेव जी ने जगाया है, आचार्य बालकृष्ण जी ने जगाया है, मैं आज इस अवसर पर उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो यह तप और पुरुषार्थ किया है, आज करोड़ों भारतीय श्रद्धेय आचार्य श्री के वैद्य के ऊपर विश्वास रखते हैं। अभी एक बड़ी घटना होने वाली है। श्रद्धेय आचार्य जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। 70,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर प्रामाणिक लेखन का, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ।
30,000 कैनवास पेंटिंग तैयार हो चुके हैं। 30 से ज्यादा ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। आने वाले समय में ये ग्रंथों की संख्या सैकड़ों हो जाएगी। इस ग्रंथ का विमोचन हो रहा है। एक बार आप सबके सामने है कि बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है। महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने जो लेखन किया, उसी तरह का एक प्रामाणिक लेखन का कार्य हुआ है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन। श्रद्धेय आचार्य श्री एक सिग्नेचर ले रहे हैं, हस्ताक्षर ले रहे हैं आदरणीय मोदी साहब का। और श्रद्धेय आचार्य श्री पिछले 10 वर्षों से इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे थे मोदी साहब। करीब 200 साइंटिस्टों की टीम लगी हुई है, जो लेखक लगे हुए हैं, अन्वेषक लगे हुए हैं, और PRI में भी इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट इस सेवा में लगे हैं। और आज आपके यह हस्ताक्षर एक आयुर्वेद के इतिहास में एक बहुत बड़ा गौरव प्रदान करेंगे आयुर्वेद की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। आप योग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आयुर्वेद के भी आप भारतीयता को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें बहुत गौरव है। अभी आदरणीय मोदी साहब का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। आप बहुत उत्सुक हैं। ऐसे दिव्य भव्य भारत के प्रणेता और 125 करोड़ भारतीयों के भाग्य विधाता, हम सब के हृदय सम्राट, दिल से एक फकीर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की ये तकदीर है। और आदरणीय श्री मोदी जी के होने से योग को, आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को, अपनी ऋषि परंपरा को जो गौरव मिलता है। पहले हमारे बहुत से प्रधानमंत्रियों को अपने धर्मस्थलों में जाने में संकोच होता था, लेकिन भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गौरव करता है। एक धर्ममय, योगमय जीवन जीने वाला, एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाला ऐसा महामानव हमारे बीच में है। मैं उनका पुनः एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच में उनको आमंत्रित करता हूं। वो अपने मार्गदर्शन से, अपने आशीषों से हम सबको अभिषिक्त करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमान डॉक्टर के पॉल, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष श्रीमान स्वामी रामदेव जी, पतंजलि योगपीठ के महासचिव श्रीमान आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि योगपीठ के आचार्य प्रद्युम्न जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, आज ये मेरा सौभाग्य था कि केदारनाथ जाकर के बाबा के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और वहां से आप सबके बीच आने का और आप सबके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। मुझे पता नहीं था
बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मुझे विशेष सम्मान से आभूषित किया, अलंकृत किया। मैं स्वामी जी का, इस पतंजलि पूरे परिवार का अंतःकरणपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जिन लोगों के बीच में मेरा लालन पालन हुआ है, जिन लोगों ने मुझे संस्कारित किया है, मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, उससे मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि जब आपको सम्मान मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे ये प्रकार की अपेक्षाएं हैं, जरा भी आगे पीछे मत हो, इसको पूरा करो। तो एक प्रकार से मेरे सामने मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसका एक डूज एंड डोंट का बड़ा दस्तावेज उस गुरुजी ने रख दिया है। लेकिन सम्मान के साथ साथ आप सबके आशीर्वाद, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो आप भी भली भांति अनुभव करते होंगे कि आप ही के परिवार का कोई सदस्य आपके बीच में आया है। और मैं यहां कोई पहली बार नहीं आया हूं, आप लोगों के बीच बार बार आने का मुझे सौभाग्य मिला है, एक परिवार के सदस्य के नाते आने का सौभाग्य मिला है। और ये भी मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने स्वामी रामदेव जी को किस प्रकार से वो दुनिया के सामने उभर करके आते गए, बहुत निकट से मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। उनका संकल्प और संकल्प के प्रति समर्पण, यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी बालकृष्ण आचार्य जी की खोजी हुई जड़ी बूटी नहीं है, ये स्वामी जी ने खुद ने खोजी हुई जड़ी बूटी है। बालकृष्ण जी की जड़ी बूटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम आती है, लेकिन स्वामी रामदेव जी वाली जड़ी बूटी हर संकटों को पार कर करके नैया को आगे बढ़ाने की ताकत देने वाली होती है।
आज मुझे रिसर्च सेंटर के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। हमारे देश का अगर भूतकाल की तरफ थोड़ी नजर करें तो एक बात साफ ध्यान में आती है, हम इतने छाए हुए थे, इतने पहुंचे हुए थे, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किए हुए थे कि जब दुनिया ने इसे देखा तो उनके लिए तो वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने मार्ग अपनाया था जो हमारा श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करने का, उसको नेष्ट नाबूद करने का और गुलामी का पूरा कालखंड, हमारी पूरी शक्ति, हमारे ऋषि मुनि संत आचार्य किसान वैज्ञानिक हर किसी को जो श्रेष्ठ था उसको बचाए रखने के लिए 1200 साल के गुलामी कालखंड में उनकी शक्ति खपती रही। आजादी के बाद जो बचा था उसे पनपाते, उसे पुरस्कृत करते, समयानुकूल परिवर्तन करते, नए रंग रूप के साथ सज सज्जा करते और आजाद भारत की सांस के बीच उसे विश्व के सामने हम प्रस्तुत करते, लेकिन वो नहीं हुआ। गुलामी के कालखंड में नष्ट करने का प्रयास हुआ। आजादी का एक लंबा कालखंड ऐसा गया जिसमें इन श्रेष्ठताओं को भुलाने का प्रयास हुआ। दुश्मनों ने नष्ट करने का कोशिश की, उससे तो हम लड़ पाए, निकल पाए, बचा पाए, लेकिन अपनों ने जब भुलाने का प्रयास किया तो हमारी 3-3 पीढ़ियां दुविधा के कालखंड में जिंदगी गुजारती रही। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि अब भुलाने का वक्त नहीं है, जो श्रेष्ठ है उसका गौरव करने का वक्त है और यही वक्त है जो विश्व में भारत की आन बान शान का परिचय करवाए। लेकिन हम इस बात को न भूले कि भारत दुनिया में इस ऊंचाई पर कैसे था। वो इसलिए था कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने लगातार इनोवेशन में अपनी जिंदगी खपाई थी। नई नई खोज करना, नई नई चीजों को प्राप्त करना और मानव जाति के कल्याण के लिए उसको प्रस्तुत करना, समयानुकूल ढालते रहना। जब से इनोवेशन की, रिसर्च की उदासीनता हमारे भीतर घर कर गई, हम दुनिया के सामने प्रभाव पैदा करने में असमर्थ होने लगे। कई वर्षों के बाद जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, जब हमारे देश के 18, 20, 22 साल की उम्र के बच्चे माउस के साथ खेलते खेलते दुनिया को अचरज करने लगे, तब फिर से दुनिया का ध्यान हमारी तरफ गया। आईटी ने दुनिया को
प्रभावित किया हमारे देश के 18-20 साल की उम्र के नौजवानों ने विश्व को प्रभावित कर दिया। रिसर्च, इनोवेशन, इसकी क्या ताकत होती है हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर इसके विषय में बड़ा संवेदनशील है, सजग है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। भारत के ऋषि मुनियों की महान परंपरा योग, उस पर विश्व का आकर्षण पैदा हुआ है। वे शांति की तलाश में है। वो बाहर की दुनिया से तंग आके के भीतर की दुनिया को जानना परखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि आधुनिक स्वरूप में रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ योग एक ऐसा विज्ञान है तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए, आत्मा की चेतना के लिए यह शास्त्र कितना सहज उपलब्ध हो सकता है। मैं बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्हें योग एक आंदोलन बना दिया। सामान्य मानवी में विश्वास पैदा कर दिया कि योग के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में किचन के बगल में बैठ करके भी योग कर सकते हो, फुटपाथ पर भी कर सकते हो, मैदान में भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, मंदिर के परिसर में भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव आया और आज उसका परिणाम है कि 21 जून को जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, दुनिया के हर देश में योग का उत्सव मनाया जाता है। अधिकतम लोग उसमें जुड़े, उसके लिए प्रयास होता है। मुझे विश्व के जितने लोगों से मिलना होता है, मेरा अनुभव है कि देश की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य करते हैं, मेरे साथ योग के संबंध में तो 1-2 सवाल जरूर पूछते हैं। ये जिज्ञासा पैदा हुई है। हमारे आयुर्वेद की ताकत, थोड़ा बहुत तो हमने ही उसको नुकसान पहुंचा दिया। आधुनिक विज्ञान का जो मेडिकल साइंस है, उनको लगा कि आपकी सारी बातों कोई शास्त्र आधारित नहीं है। आयुर्वेद वालों को लगा कि आपकी दवाइयों में दम नहीं है, आप लोगों को ठीक कर देते हो लेकिन ठीक होते नहीं है। तुम बड़े कि हम बड़े, इसी लड़ाई में सारा समय बीतता गया। अच्छा होता कि हमारी सभी ज्ञान, आधुनिक से आधुनिक ज्ञान भी, उसको भी हमारी इन परंपराओं के साथ जोड़ करके हमने आगे बढ़ाया होता तो शायद मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई होती। मुझे खुशी है कि पतंजलि योग विद्यापीठ के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने जो अभियान चलाया, आंदोलन चलाया है, उसमें आयुर्वेद का महिमा मंडन वहां अपने आप को सीमित नहीं रखा। दुनिया जो भाषा में समझती है, रिसर्च के जिन आधारों पर समझती है, मेडिकल साइंस में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के तहत समझती है, बाबा रामदेव ने बीड़ा उठाया है। उसी भाषा में भारत के आयुर्वेद को वो लेकर के आएंगे और दुनिया को प्रेरित करेंगे। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। हजारों साल से हमारे ऋषियों मुनियों ने जो तपस्या की है, जो प्राप्त किया है, वो दुनिया को बांटने के लिए निकले हैं, वैज्ञानिक अधिष्ठान पर निकले हुए हैं। और मुझे विश्वास है, और आज मैंने जो
रिसर्च सेंटर देखा, कोई भी आधुनिक रिसर्च सेंटर देखिए, बिल्कुल उसकी बराबरी में खड़ा हुआ है मां गंगा के किनारे पर यह काम। और इसलिए मैं बाबा को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार, जब अटल जी की सरकार थी देश में, तब हमारे देश में एक हेल्थ पॉलिसी आई थी। इतने सालों के बाद जब हमारी सरकार बनी तो फिर से हम देश के लिए एक हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर का व्यू लेकर के आए हैं। और अब दुनिया सिर्फ हेल्दी रहना चाहती है, ऐसा नहीं है, बीमारी न हो वहां तक अटकना नहीं चाहती है। अब लोगों को वेलनेस चाहिए और इसलिए सॉल्यूशन भी होलिस्टिक देने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उत्तम से उत्तम रास्ता जो है और सस्ते से सस्ता रास्ता है वो है स्वच्छता। और स्वच्छता में कौन क्या करता है वो बात में छोड़े, हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा। कोई बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं, इसमें जेल जाने की जरूरत नहीं है, फांसी पर लटकने की जरूरत नहीं है, देश के लिए सीमा पर जाकर के जवानों की तरह मरने मिटने की जरूरत नहीं है। छोटा सा काम, मैं गंदगी नहीं करूंगा। आपको कल्पना है, एक डॉक्टर जितनी जिंदगी बचा लेता है उससे ज्यादा बच्चों की जिंदगी आप गंदगी न करके बचा सकते हैं। आप एक गरीब को दान पुण्य देकर के जितना पुण्य कमाते हो, गंदगी न करके एक गरीब जब स्वस्थ रहता है तो आपका दान रुपयों में देते हैं उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। और मुझे खुशी है कि देश की जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बालक, हर घर में वो झगड़ा करते हैं। अगर परिवार के वृद्ध व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने कोई एक अगर छोटी सी चीज फेंक दी, कार में जा रहे हैं अगर पानी का बोतल बाहर फेंक दिया तो बेटा कार रुकवाता है, छोटा पोता 5 साल का कार रुकवाता है, ठहरो, मोदी दादा ने मना किया है, ये बोतल वापस ले आओ। ये माहौल बन रहा है जी। छोटे छोटे बालक भी मेरे स्वच्छता आंदोलन के सिपाही बन गए हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इसको हम जितना बल देंगे, हम हमारे देश के गरीबों की सबसे ज्यादा सेवा करेंगे। गंदगी कोई नहीं करता है, गंदगी हम करते हैं और हम ही फिर गंदगी पर भाषण देते हैं। अगर एक बार हम देशवासी गंदगी न करने का फैसला कर ले, इस देश से बीमारी को निकालने में, तंदुरुस्ती को लाने के लिए हमें कोई सफलता पाने में रुकावटें नहीं आएगी। हमारी उदासीनता इतनी है कि हम इतना बड़ा हिमालय की जड़ी बूटी, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की घटना से परिचित, हनुमान जी जड़ी बूटी के लिए क्या क्या नहीं करते थे वो सारी बातें परिचित, और हम इतने सहज हो गए थे कि दुनिया के देश जिनको जड़ी बूटी क्या होती है मालूम नहीं था, लेकिन जब उनको पता कि इसका बड़ा कॉमर्शियल वैल्यू है, दुनिया के और देशों ने पेटेंट करवा दिया। हल्दी का पेमेंट भी कोई और देश करवा देता है, इमली का पेटेंट भी कोई और देश करवा देता है। हमारी ये उदासीनता, अपनी शक्ति को भुला देने की आदत है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है।
आज विश्व में हर्बल मेडिसिन उसका एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन जितनी मात्रा में दुनिया में इस हर्बल मेडिसिन को पहुंचाने में भारत ने जो ताकत दिखानी चाहिए, अभी बहुत कुछ करने की बाकी है। इस पतंजलि संस्थान के द्वारा ये जो रिसर्च और इनोवेशन हो रहे हैं, ये दुनिया के लोगों को होलिस्टिक और वेलनेस के लिए जो इंटरेस्टेड है, उनको ये दवाइयां आने वाले दिनों में काम आएगी। हमारे देश में बहुत वर्षों पहले भारत सरकार ने आयुर्वेद का प्रचार कैसे हो, उसके लिए एक हाथी कमीशन बिठाया था। जयसुखलाल हाथी करके उनका एक कमीशन बिठाया था। उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस रिपोर्ट के प्रारंभ में लिखा है कि हमारे आयुर्वेद इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि उसकी जो पद्धति है वो आज के युग के अनुकूल नहीं है। वो इतनी सारी थैला भर जड़ी बूटी देंगे और फिर कहेंगे इसको उबालना, इतने पानी में उबालना, फिर इतना रस रहेगा, एक चम्मच में लेना, फिर इसमें फलाना जोड़ना, ढिकना जोड़ना और फिर लेना। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है भाई ये कौन कूड़ा कचरा करेगा, उसके बजाय चलो भाई मेडिसिन ले ले, दवाई की गोली खा ले, अपनी गाड़ी चल जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत साल पहले का रिपोर्ट है ये, सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेदिक दवाओं का पैकेजिंग। अगर उसका पैकेजिंग मॉडर्न दवाइयों की तरह कर देंगे तो लोग ये होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मोड़ जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हमें वो उबालने वाली जड़ी बूटियां कहीं लेने के लिए जानी नहीं पड़ती है, हर चीज रेडीमेड मिलती है। बात समझता हूं कि आचार्य जी ने अपने आप को इसमें खपाया हुआ है और आज जिस किताब का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला, मुझे विश्वास है कि दुनिया का इस किताब पर ध्यान जाएगा, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों का ध्यान जाएगा। प्रकृति दत्त व्यवस्था कितनी सामर्थ्यवान है, उस सामर्थ्य को अगर हम समझते हैं तो जीवन कितना उज्जवल हो सकता है, ये अगर व्यक्ति को एक खिड़की खोल करके दे देता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा अवसर दे देता है। मुझे विश्वास है कि बालकृष्ण जी की ये साधना, बाबा रामदेव का मिशन मोड में ये समर्पित काम और भारत की महान उज्जवल परंपरा, उसको आधुनिक रूप रंग के साथ, वैज्ञानिक अधिष्ठान के साथ आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, वो भारत के लिए विश्व में अपनी एक जगह बनाने का आधार बन सकता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो योग से जुड़ा है, आयुर्वेद से भी जुड़ना चाहता है। हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला, विशेष रूप से मुझे सम्मानित किया। मैं सर झुका करके बाबा को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सभी की ओर से। और क्योंकि आपके लिए सामने बहुत बड़े उत्तरदायित्व है राष्ट्र के, हम पुनः ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में, एक योगी प्रधानमंत्री है और एक योगी प्रधानमंत्री ने अब मुख्यमंत्री भी योगी बनाने शुरू कर दिए। बहुत बहुत अभिनंदन है। अब योगियों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं, योग के अच्छे दिन आ रहे हैं, आयुर्वेद के अच्छे दिन आ रहे हैं, भारत के अच्छे दिन आ रहे हैं, भारतीयता के अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक पुनः आदरणीय मोदी साहब का अभिनंदन करता हुआ आगे उनके राष्ट्र धर्म के अनुष्ठान के लिए वो प्रस्थान करेंगे और सभी गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां पावन वेद की ऋचाओं के उद्घोष के साथ उनको यहां से प्रस्थान करने के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ओम
स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतुनाः स्वस्तये वायुमुपप्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। ओ भवन्तु नः ओम विश्वे देवा। श्रद्धेय स्वामी महाराज वापिस आ रहे हैं, आप बैठ जाएं अपने स्थान पर। वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये। अभी सभी से निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हरिद्वार में पतंजलि अनुसंधान संस्थान, जिसका उद्घाटन कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर स्वच्छता का मंत्र दिया, क्योंकि योग और आयुर्वेद से आगे बढ़कर एक मंत्र जो हम सब अपनी जिंदगी में साकार कर सकते हैं वो है स्वच्छता का मंत्र। क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब स्वास्थ्य से आगे बढ़कर सोचना होगा, यानी वेलनेस को लेकर सोचना होगा, बीमारियों को दूर रखने के बारे में सोचना होगा। और ऐसे में स्वच्छता जहां महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने योग का भी आह्वान किया और आयुर्वेद का भी आह्वान किया, लेकिन साथ ही साथ हमें सचेत भी किया कि आयुर्वेद के संबंध में हम अपनी उदासीनता को छोड़ें, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से हमारी प्राचीन परंपराएं जो